शेयर बाजार और उनके निवेशक दोनों ही गजब के हैं। जब शेयर बाजार चढ़ता जा रहा था तो चढ़ता ही जा रहा था। कई लोग चेतावनी दे रहे थे, फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कई निवेशक तो ऐसे थे कि गिरने के इंतजार में रह गए कि अब गिरेगा तब पैसा लगाऊंगा, अब गिरेगा तब पैसा लगाऊंगा, और नतीजा ये हुआ काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी कर बैठे। और अब जब मार्केट गिर रहा है तो गिरता ही जा रहा है। हर कोई एक नया बॉटम बता रहा है, फिर उससे भी नीचे चला जा रहा है। और अब लोग इस इंतजार में हैं कि कहाँ जाकर रुके ताकि पैसा लगाएं, या फिर कई लोग इस इंतजार में क्या पैसा निकाल भी ले क्या। ऐसे सारे सवालों का जवाब आपको हम इस शो में देने की कोशिश करेंगे। और इस गिरावट में सबसे ज़्यादा विलन की भूमिका में FII। अब FII क्या करे? वो दुनिया भर के बाज़ारों में घूम के पैसा लगाते हैं। जहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलता है वहाँ चले जाते हैं, जहाँ लगता है कि रिटर्न कम है वहाँ छोड़ जाते हैं। तो लोगों के मन में है कि भाई FII जब जा रहे हैं तो हम लोग क्या करें ऐसे में? इस सवाल का भी जवाब देंगे आप। और एक और चीज़, वो था IT सेक्टर। बड़ी उम्मीद थी कि इस सेक्टर के इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आएंगे तो बेहतर होंगे, उससे एक क्यू मिलेगा मार्केट को, निवेशकों को सेंटिमेंट सुधरेगा। रिजल्ट तो आ गया लेकिन कोई एक्साइटमेंट कहीं दिखा नहीं। अब ले दे के बसता था एक IPO, MSME तक का IPO, जिस कंपनी का कोई ठौर ठिकाना नहीं, उसकी IPO कई गुना सब्सक्राइब होते थे, कई गुना रिटर्न दे गए रातों रात। लेकिन जब सबसे बड़ा IPO आया तो उसको बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स मिला। अब लोग ये सोच रहे हैं कि IPO का मामला ठंडा पड़ गया हमेशा के लिए क्या? इसका भी जवाब देंगे। अब आप पूछेंगे इतने सारे जवाब देंगे कैसे? तो मैं इसलिए ये सारे जवाब दूंगा क्योंकि हमारे साथ हमारी इस चर्चा में भाग लेने के लिए हैं कई सारे मार्केट एक्सपर्ट, जिसमें से सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं, सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, अभय अग्रवाल जी हैं और अभिषेक अग्रवाल जी हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे शो में, आवाज़ अड्डा में, जो हम लोग कर रहे हैं मार्केट के ऊपर, शेयर बाजार के ऊपर। तो सुनील सुब्रमण्यम साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बाजार थमने का नाम नहीं ले रहा है और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि बाजार कहाँ जाके रुकेगा? कोई खास वजह आपको दिख रही है? नहीं, वजह तो साफ दिख रही है। दो चीज, एक है जियोपॉलिटिकल टेंशन, जिसके कारण में तेल का फ्यूचर आउटलुक कभी शॉर्ट टर्म में अच्छा दिख रहा है क्योंकि सप्लाई आ रही है। इसराइल ने भी यूएस को कमिटमेंट दिया है कि हम उन रिफाइनरी पर बॉम्ब नहीं डालेंगे, ऐसी चीज है। मगर ये विंटर का समय है, विंटर में नॉर्मली तेल का दाम बढ़ता है, और अगर समझिए कि ईरान या लिबिया या कहीं पे भी कुछ सप्लाई की दिक्कत आ गई तो तेल का दाम अगर बढ़ गया, वो इंडिया के लिए हानिकारक है। वो एक हवा में है। मगर मोर प्रैक्टिकली ये है कि चीन, क्या है कि चीन का ग्रोथ रेट 3 से 4% है, हम 6 से 7% में है। मगर चीन की मार्केट भयंकर गिर गई थी क्योंकि पहले उम्मीद वहां पर 7 से 8% की थी, और जब वो उम्मीद घटकर 3 से 4 पर आई तो गिरने लगा था। अब रिसेंटली जो चीन गवर्नमेंट ने स्टिमुलस की बात की तो बहुत लोगों को लगा कि अगर थोड़ा भी रिकवरी चीन में आ जाए तो बाउंस बैक जो होगा उसमें उनका पैसा ज्यादा बनेगा। ऐसा नहीं है वो सोच रहे हैं कि चीन इंडिया से ज्यादा तेजी से GDP बढ़ाएगा, मगर मार्केट जो गिर चुका था वैल्यूएशन के तौर पर, उनको लगा तो शॉर्ट टर्म। अब FII को आपने कहा था, रावण के नाम दिया था आपने, पर सभी FII एक तरह के नहीं है ना। एक लॉन्ग टर्म FII होते हैं जो ग्रोथ के ऊपर पक्का अपना पैसा लगाते हैं, दूसरा म्यूचुअल फंड होते हैं जो टैक्टिकली एलोकेशन करते हैं, मगर तीसरी बात जो हेज फंड है वो एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म कॉल लेते हैं, और शॉर्ट टर्म में उनको चीन में पैसा दिखा तो सबसे ज्यादा एलोकेशन पिछले 2 साल में उन्होंने इंडिया को किया है, तो प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है। तो बात सिंपल सी है, ये इंडिया के अंदर देखने वाली बात उतनी नहीं है, इंडिया से बाहर देखने वाली बात है हमारे मार्केट के बारे में। और मान लीजिए गिरावट इससे भी ज्यादा हो सकती थी, मगर डोमेस्टिक SIP फ्लोज और फंड मैनेजर की बाइंग ने इसको एक्चुअली प्रोटेक्शन दिया गया है। बिल्कुल, इस पे मैं आऊँगा कि DIs ने जो प्रोटेक्शन दिया है वो कितना सस्टेनेबल है। सुदीप जी, ये सुनील साहब ने जो बातें कही वो बातें तो अब सामने आ गई हैं, चीन की सारी तस्वीर सामने आ गई है। जियोपॉलिटिकल टेंशन मुझे लगता है कि अब इससे ज़्यादा एस्केलेट होगा, इसकी संभावना अब कम दिख रही है। तो क्या माना जाए कि अब बॉटम लगभग बनने के करीब है, बन गया है? देखिए, बॉटम का बताना या टॉप का बताना तो बहुत ही मुश्किल हमेशा होता है, और मैं सुनील जी जो कह रहे हैं इसके साथ 2-3 चीज और भी जोड़ना चाहूंगा। एक देखिए, यूएस में इलेक्शन सामने है, और यूएस इलेक्शन के टाइम में थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा वोलेटिलिटी हमेशा हिस्टोरिकली रहा है। तो मुझे लगता है कि अगला
15-20 दिन क्या ऑलमोस्ट एक महीना थोड़ा वोलेटिलिटी मार्केट में जरूर रहेगा। और इसका अलॉन्ग विद जियोपॉलिटिकल टेंशन, चाइना के जो सारे अनाउंसमेंट्स, उसके साथ इसको भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। और लोकली महाराष्ट्र जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडिया, ओवरऑल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, वहां इलेक्शन है, उसके लिए भी थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो मार्केट में जरूर रहेगा। तो ये मैं मानता हूं कि शायद दिसंबर तक मार्केट एक रेंज बाउंड एरिया में ही कामकाज करता रहेगा। बहुत ज्यादा मार्केट में अपसाइड की गुंजाइश शायद नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा भी है करंट लेवल से, पर हाँ रेंज बाउंड जरूर रहेगा और बहुत जबरदस्त कोई पॉजिटिव बायस भी मार्केट में अभी दिख नहीं रहा है। एक चीज जो मैंने कई बार समझा है वो ये है कि जब इस तरह की गिरावट आती है तो कोई एक फैक्टर ढूंढ रहा होता आदमी, कोई एक ट्रिगर तो हो जिस ट्रिगर के सहारे हम रिबाउंड करें, और जब उस ट्रिगर के सहारे रिबाउंड करते हैं तो फिर वापस तेजी वाले माहौल में हम आ जाते हैं। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक फेस्टिव सीजन एक ट्रिगर होता है, यूजुअली डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, कंपनियों को ज़्यादा उम्मीदें बन जाती हैं, तो उस ट्रिगर के सहारे कई बार हम लोग मान के चलते हैं कि मार्केट में एक रिबाउंड सा देखने को मिलेगा। तो इस फेस्टिव सीजन से कुछ उम्मीद की जाए अभय अग्रवाल साहब? लक्ष्मण जी, पिछले 2-3 महीने से जो भी हमने रिसर्च किया फेस्टिव सीजन के पहले ही, क्या होता है कि एक स्टॉकिंग शुरू हो जाती है चैनल्स की, और जो हमारे दर्शक भी हैं, जो व्यापारी हैं, अपना बिजनेस करते हैं, वो भी समझेंगे और मेरी बात से सहमत भी होंगे कि इस फेस्टिव सीजन में जितनी पिछले कोविड के बाद से जो बाउंस आया था कंजम्पशन में, वो मिसिंग है मार्केट में। और आप ऑटोज की बात कर लीजिए, रियल एस्टेट की बात कर लीजिए, और जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे काफी बाइंग होती है, जैसे पेंट, वुड, टाइल, प्लाई, जो एक फेस्टिव बाइंग का मूड रहता है। मैं छोटी चीजों को अभी उनके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, जैसे अपैरल, शूज वगैरह, खाना पीना, उसकी बात नहीं करते हैं, पर जो बड़े जो प्रोडक्ट्स है, महंगे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी फेस्टिव टाइम पे सेल होती है, वो ऑलरेडी 2-3 महीने से वीकनेस उसमें लक्ष्मण जी दिख रही थी। और जब हमने चैनल चेक्स किए थे उसमें दिख रहा था कि इन्वेंट्री इतनी ऑलरेडी बढ़ी हुई है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो रिटेलर्स हैं, वो कह रहे हैं कंपनीज को कि अभी आप माल ना बेचें। तो इस महीने में भी जितनी उम्मीद थी कि पिकअप होगी कंजम्पशन में, उतना नहीं आया है। और लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि यही एक कोर रीजन है मार्केट में नर्वसनेस का, कि इस वैल्यूएशन के लेवल पे जो हमारा मार्केट है सस्ता नहीं है, कभी नहीं था, पर इस समय 20 टाइम के मल्टीपल पे चल रहा है 26 की अर्निंग्स को। और वो अर्निंग्स अगर डाउनग्रेड होती हैं, और जो मुझे लगता होंगी इस अर्निंग सीजन के बाद, तो जो 20 टाइम का मल्टीपल है वो खुद ड्रॉप होके 18 पे आएगा, और डाउनवर्ड रिवाइज जो मल्टीपल होगा उसकी वजह से मुझे लगता है मार्केट पे एक प्रेशर कंटिन्यूअसली बना रहेगा, क्योंकि आप कितना भी खींच ले एक मार्केट के लेवल को, पर वैल्यूएशन से आप पूरा उसका नाता नहीं तोड़ सकते हैं। और हमारे वैल्यूएशन लक्ष्मण जी इस लेवल पे है कि सिर्फ गुड न्यूज ही उनको ऊपर ड्राइव कर सकती है। और जैसे आपने कहा, शॉर्ट टर्म में अगले 3-4 महीने में ऐसी कोई गुड न्यूज की जो मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। मतलब अर्निंग सीजन चल रहा है, जो अभी बड़े रिजल्ट्स आए हैं उसमें कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि अंडर परफॉर्मेंस ही है। बड़े सारी कंपनीज को आप देख लीजिए जिनके अभी तक रिजल्ट्स आए हैं, बड़े सेक्टर्स में भी वीकनेस है। तो मुझे लगता है जो आपने पहला सवाल पूछा था लक्ष्मण जी की मार्केट में वीकनेस क्यों है, वो इसलिए है कि कोई गुड न्यूज नहीं है जो जस्टिफाई करे हाई वैल्यूएशंस को। तो इन्वेस्टर्स को अपना थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा, और जो हमने रिसेंटली इस साल रन अप देखा है कि हर डिप को खरीदो तो पैसा बनेगा, मुझे लगता है अब वो मोमेंटम ब्रेक हो गया है मार्केट का। इसमें एक सवाल, चूंकि ये तो सारी एक्सपर्ट वाली बात रही, लेकिन जो लोग पैसा लेके बैठे हैं या फिर जिन लोगों ने मार्केट की तेजी देखी, अब उस उम्मीद में है कि मार्केट तो बड़ा अच्छा रिटर्न देता है जी बैंक के मुकाबले, दूसरे इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले, तो क्या हम पैसा लगा दे क्या? तो लेकिन आप लोगों की बातचीत से लगा कि अभी 2-3 महीने तो हालात बहुत सुधरने वाले हैं नहीं। अभिषेक अग्रवाल साहब, आप क्या करेंगे ऐसे हालत में? रुकेंगे पैसा लगाने से, या फिर आपको लगता है कि नहीं धीरे धीरे करके लगाना शुरू कर देना चाहिए? लक्ष्मण जी, मार्केट ने जो है इतनी बड़ी मैराथन रैली जो दी है, इतने कंटिन्यूस मोमेंटम में, उसमें जो थकना है वो स्वाभाविक है। सो मुझे इस समय की करेक्शन को लेके कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि इस शो पे मल्टीपल टाइम्स इसी पैनल के साथ हमने कई बार चर्चा की है
कि बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो अहेड ऑफ फंडामेंटल्स जा चुके हैं। उसमें से जैसे अभी जी ने कहा कि एक तो डेफिनेटली वैल्यूएशन जो कंफर्टेबल कहीं से भी नहीं लग रहा है। अगेन मेरे जो बाकी पैनलिस्ट है सुधीर जी, उन्होंने भी जैसे कहा कि एट द मोमेंट जिस तरह से सप्लाई आ रही है एफआईएस की, सो दैट इज गोइंग टू क्रिएट द प्रेशर। क्योंकि अभी आपके सामने अगर ऑल्टरनेटिव मार्केट है चाइना जैसा, जहां पे इतनी लंबे टाइम तक ऑन द कॉन्ट्री ऑपोजिट चल रहे थे, वो बेयर मार्केट में चल रहे थे, अब एकाएक वहां पे बाइंग इंटरेस्ट आ गया बिकॉज वहां की गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे एक्शंस लिए जो उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करते हैं और उनके मार्केट्स को बूस्ट करते हैं। तो हमने खुद ही देखा है कि पिछले 1 महीने में या 1.5 महीने में चाइना के मार्केट्स ने मैसिव रिबाउंड किया है, एनएफआई का सब बहुत बड़ा पैसा वहां पे भी जा रहा है। सो स्वाभाविक है कि हमारा मार्केट स्ट्रेच्ड है और एक उन्हें ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी पैसे बनाने की मिल रही है, तो एक जगह से मार्केट से पैसे उठ रहे हैं, दूसरी जगह डिप्लॉय हो रहे हैं। उस कंडीशन में इवन दो कि हमारे डोमेस्टिक इनफ्लोज इतने स्ट्रांग हैं और अभी भी हम देख रहे हैं एसआईपी की डेटा को जो 24,500 करोड़ हर महीने अब आ रहे हैं, जो कि हर महीने पिछले महीने से ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये सारे पॉजिटिव तो हैं। बट क्योंकि मार्केट में अभी तक कोई भी बड़ा मीनिंगफुल करेक्शन नहीं आया, या ये मैं कहूं कि कोई भी मीनिंगफुल करेक्शन सस्टेन ही नहीं हुआ क्योंकि मार्केट इतना जल्दी रिबाउंड कर गया, इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद कंसोलिडेट मार्केट करेगा और एटलीस्ट 1 से 2 क्वार्टर लग सकते हैं जहां ये मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। सो इस रेंज बाउंड मार्केट में जल्दबाजी करना एंट्री लेने के लिए वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि होता ये है कि रेंज बाउंड मार्केट में भी जहां स्टॉक स्पेसिफिक वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड है वहां पे आपको स्टीप करेक्शन देखने को मिल सकती है। एंड ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स है मार्केट में जहां पे हमने इस तरह की कुछ फ्रेंजी देखी है। एंड मुझे लग रहा है कि रेंज बाउंड मार्केट में होते हुए भी ऐसा हो सकता है कि स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन आप काफी बड़ी देख सके। तो इससे बेहतर है कि कुछ समय रुक जाए, पैसे को आप टेम्परेरी कोई लिक्विड फंड या एफडी कर लें, एंड जब मार्केट में सही समय होगा तब आप वापस समझते हुए करंट सिचुएशन को फिर आप डिप्लॉय करें। मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, बट प्राइस भी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप थोड़े महंगे में फंस गए तो उससे रिकवर करना जो है वो आसान काम नहीं है। एंड मार्केट अभी फिलहाल जो है ऐसी कोई खास बहुत बड़ी करेक्शन नहीं दी है, टॉप से खाली 5% ही गया है। एंड टिपिकल करेक्शन जो हमने सब जानते हैं कि इवन बुल मार्केट में जो करेक्शन आते हैं वो 15 से 20% भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम इतने बेरिश हैं, बट एट द सेम टाइम दीज आर द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द मार्केट एंड हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। सो थोड़ा केयरफुल होने की तो जरूरत है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल स्मार्ट शॉपर आपको होना पड़ेगा कि सही दाम पर सही माल मिल जाए, ये कोशिश करिए। मार्केट तो है ही आपके पास, लेकिन सही लेवल पे एंट्री करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपने कहा कि अगले कुछ क्वार्टर तक थोड़े से रेंज बाउंड में मार्केट रहेगा, लेकिन सब लोग एफआईज की बात किए। और एक और बात आप लोगों ने कही कि चाइना की बात करी। सही बात है कि भारत के मुकाबले चाइना का मल्टीपल बहुत कम है, करीब 9.5% के आसपास है। भारत में 27% है, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा मल्टीपल वाला महंगा मार्केट है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या चाइना वाकई इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है क्या? सुनील जी, चाइना की पॉलिसी को अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि ठीक है, चाइना ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन चाइना में अभी भी स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं। उसने तत्कालिक फायदा पहुंचाने के लिए कुछ कदम, कुछ स्टिमुलस देने की बात कर रहे हैं, कहीं रेट कट की बात हो रही है, लेकिन चाइना का जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है उसके मुकाबले देखें तो भारत के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत मुझे दिखते हैं। भारत के स्ट्रक्चरल इश्यूज उनके मुकाबले काफ़ी मजबूत हैं। तो जो एफआईज जा रहे हैं वो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं। देखिए, हेज फंड्स का होना है कि शॉर्ट टर्म में कॉल दे और वो लेवरेज करते हैं। तो जैसे हमारे मार्जिन ट्रेडर्स करते हैं स्टॉक में, वो लेवरेज करते हैं, यानी जो पैसा वो इकट्ठा करते हैं एचएनआई से दुनिया भर से, वो उससे कई गुना लेवरेज करके 20 रुपया उठाया, 80 रुपया बोरो किया तो 100 रुपया निवेश करते हैं। तो 1% का गेन भी उनके लिए 4% का गेन हो जाता है, और ये एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म कॉल लेते हैं। दूसरी बात है कि ये बहुत सी चीज मैन ड्रिवन नहीं होती है, एल्गोरिथमिक होती है, यानी कंप्यूटर में फीड करते हैं कि वैल्यूएशन वगैरह वगैरह। और जब होता है ना, उनके पास एक और बात है कि स्टॉप लॉस और बुक प्रॉफिट्स दोनों के फिल्टर्स होते हैं। तो मेरे ख्याल में चाइना में शॉर्ट टर्म में पैसा बन गया तो प्रॉफिट बुक करके, तब तक अगर इंडियन मार्केट में थोड़ी भी करेक्शन आ गई तो वापस इंडिया आने में उनको दिक्कत नहीं हुई। तो ये शॉर्ट टर्म पैसा है। और दूसरी बात मैं कहूंगा आपको कि जो
इंटरनेशनल एलोकेशन थे पहले से आज। देखिए मैं कहूंगा 3 साल के पहले की बात करें तो चाइना का 3 गुना या 2 गुना हमसे ज्यादा इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में एलोकेशन था। आज इंडिया का चाइना से इक्वल है। माने क्या है कि पैसिव मनी अभी भी इक्वल चाइना और इंडिया में जा रही है, पहले की बात नहीं है। तो बाइंग सपोर्ट इवन एफआईएस के जरिए, लॉन्ग टर्म एफआईएस जो ग्रोथ के ऊपर निवेश करते हैं और पैसिव फंड्स का इंडिया में जारी रहेगा। इसलिए मेरा मानना है कि ये हेज फंड जो आज अंदर गए, अब एक मिनट, आप तो 2-3 क्वार्टर की वॉलेटिलिटी की बात, मेरा उतना नहीं मानना है। मेरा मानना है कि ये क्वार्टर वाली बात है। क्यों? क्योंकि ये यूएस इलेक्शन की अनसर्टेनिटी नवंबर एंड तक जब रिजल्ट आ जाएगी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कमला हैरिस आए या ट्रंप आए, वो अनसर्टेनिटी खत्म हो गई तो वापस इमर्जिंग मार्केट के लिए फ्लो शुरू होगा, नंबर 1। नंबर 2, दिसंबर में वापस आरबीआई की रेट कट की बात शुरू होगी और रेट कट से मार्केट ऑलवेज पॉजिटिव रिएक्ट करता है। तो मेरे ख्याल में ये अनसर्टेनिटी इस महीने का अनसर्टेनिटी होगी। इवन एज अर्ली एज दिसंबर फर्स्ट वीक में मार्केट में एक वापस रुझान पॉजिटिव आने की क्षमता है। तो मैं 3-4 क्वार्टर की बात, आपकी बात को नहीं मानता हूं। शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी रहेगा। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि मानते हैं कि ये फेस्टिवल सीजन के नंबर अच्छे नहीं दिख रहे हैं और उम्मीद भी, जैसे उन्होंने कहा, रिटेल से, मगर सोच फंड मैनेजर्स की होती है इस क्वार्टर, क्योंकि ये सीजनल क्वार्टर है। वो देखेंगे गाइडेंस जो कंपनियां बेच रहे अपने इन्वेस्टर के कॉन कॉल में बता रही है अगले साल के बारे में, वो इस क्वार्टर को छोड़िए, अगले साल का आउटलुक कैसे बता रहे हैं उसके ऊपर FY26 का वैल्यूएशन जो आज 26 पे चल रहा है वो उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। तो शायद मेरे ख्याल में अगर गाइडेंस कुछ सेक्टर से अच्छे आ गए तो इवन एज अर्ली एज दिसंबर मार्केट में आप अच्छी बाउंस बैक देख सकते हैं। बिल्कुल, तो दिसंबर तक बाउंस बैक आने की संभावना सुनील जी बता रहे हैं। सुदीप जी, ये जो एफआईज वाली बात निकल कर आ रही है कि शॉर्ट टर्म के लिए एफआईज जा रहे हैं, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं, लेकिन आंकड़े मुझे लगता है कुछ और ही बयां कर रहे हैं। आंकड़े देखें तो इस साल जो एफआईज के बिक्री हैं वो अक्टूबर में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, करीब 75,000 करोड़ रुपए के बिक्री किया है इन लोगों ने। इससे कम थोड़ी सी बिक्री, यानी कि इससे पहला जो रिकॉर्ड था वो तब का था जब कोविड का स्तर हुआ करता था, जब मार्च 2020 में मैं देख रहा हूँ 65,000 करोड़ का, जून 2022 में 60,000 करोड़ रुपए का। लेकिन इतना ज़्यादा रिकॉर्ड सेलिंग करना कुछ ऐसी बात तो नहीं है जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं स्मेल कर पा रहे हैं, एफआईज ने स्मेल कर लिया है? ऐसा तो बहुत कुछ नहीं है, पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा जो कि जैसे आपने भी जिक्र किया, इंडियन मार्केट सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मार्केट दुनिया में बन गया है और इतना जबरदस्त रैली होने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होना एब्सोल्युटली पार फॉर द कोर्स है। और एफआईआईज की अगर बात करें, वो फंड मैनेज करते हैं, सुनील साहब तो एक्सपर्ट थे उसमें, तो फंड वालों को बीच बीच में प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी होता है। तो अब देखिए दिसंबर आ रहा है और जैसे हम जानते हैं कि फंड जो ग्लोबल फंड्स है उनका दिसंबर ईयर एंड होता है, तो इस सीजन में उनके लिए प्रॉफिट बुक करना जरूरी होता है बहुत सारी चीजों के लिए, इंक्लूडिंग फंड मैनेजर्स के जो रेम्यूनरेशन होता है, बोनस होता है, वो सब चीज के लिए। तो थोड़ा बहुत बिकवाली इंडियन मार्केट जहां पे कि बहुत सारे प्रॉफिट पे वो बैठे हुए हैं, वो आना ही था। इसके साथ चाइना का जो एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी जुड़ गया है। यूएस मार्केट की भी अगर बात करें, यूएस मार्केट भी देखिए 6-7 स्टॉक आप ऊपर वाले छोड़ दीजिए, बाकी जो मार्केट है यूएस के वो भी एक अच्छा वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो जो एफआईआई जो निवेश कर रहा है दुनिया भर में, उसके लिए निवेश करने की अपॉर्चुनिटी है, वो इतना हाई वैल्यूएशन वाले शेयर्स बेच के कम वैल्यूएशन के ग्लोबल कंपनीज में खरीदारी कर रहे हैं, मे बी यूएस में जो कंपनीज है वहां पे खरीदारी कर रहे हैं। इसके कारण यूएस के इंडेक्स में एक अच्छा खासा बैलेंस रैली अब देखने को मिल रहा है, जो कि पहले दिखा जाता था सिर्फ ऊपर वाले 7 स्टॉक रैली होता था और बाकी स्टॉक्स लैंग्वेज करते थे, अब वो थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो। चाइना तो है ही। तो ये मुझे लगता है कि ये सारा चीज, एक तो एफआईआई के लिए प्रॉफिट बुक करने की जो एक आवश्यकता रहता है ईयर एंड में, वो चाइना का जो स्टिमुलस और चाइना मार्केट बहुत सस्ता होना, तीसरा यूएस मार्केट में अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी उभर के सामने आना, ये सारा फैक्टर है जो कि एफआईआई को बेचने के लिए मजबूर कर रहा है। पर ये मैं जरूर कहूंगा ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। जो स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में अभी भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे, निवेश कर रहे। और इसमें देखिए, बिकवाली देख के हमको निराश या हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो निवेशक निवेश कर रहा है वो कभी ना कभी तो बेचेगा ही।
क्योंकि उसका काम ही है प्रॉफिट बनाना अपने अपने जो यूनिट होल्डर्स हैं उनके लिए। तो ये तो नेचुरल मार्केट का प्रोग्रेशन है, वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। बिल्कुल, ये आपने बड़ा सही कहा, जिन्होंने पैसा लगाया वो तो प्रॉफिट तो बुक करेंगे ही करेंगे, लेकिन आम निवेशक की हालत तो ये है कि अपना पोर्टफोलियो खोलते हैं और लालम लाल दिखते हैं, फिर तुरंत बंद कर देते हैं कि रहने दो जी, अभी नहीं देखना, जब थोड़ा सा ग्रीन होगा तो दिखेंगे। उस ग्रीन के इंतजार में अभी बैठे हुए हैं। अभय अग्रवाल साहब, ऐसे रिटेल निवेशक या आम निवेशक जो हो क्या करें? वो भी कुछ प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं या फिर रुके रहें, या फिर जैसे सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है कई जगह हम देख रहे हैं, उस तरह से सेक्टोरल रोटेशन भी करें अपने पोर्टफोलियो में? आप क्या सुझाव देंगे? देखिए लक्ष्मण जी, एक जो जानी मानी बात है और प्रूवन बात है, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पैनल पे सारे ही हैं, वो ये है कि अगर आपने एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है और आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जिसको ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं रोज देखूं हरा है कि लाल है, तो इंडिया जैसे मार्केट में आप अपना इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनी में बना के रखें, आपको डेफिनेटली जो भी दूसरी इन्वेस्टमेंट क्लासेस हैं जैसे रियल एस्टेट है या बुलियन है, उन सबसे बेटर रिटर्न मिलेगा। ये इस बात की मेरे ख्याल से मेरे सारे जो पैनल पे मेंबर्स हैं वो भी सहमत रहेंगे, और ये देखा है हमने। आप 10 साल का ट्रेंड देख लीजिए, 20 साल का देख लीजिए, 30 साल का देख लीजिए। पर शॉर्ट टर्म में कहना बड़ा मुश्किल होता है कि अगर एक महीने के लिए मार्केट करेक्ट हो गया 5-5.5% या 10% भी, जैसे अभिषेक ने कहा 15% भी करेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो करेक्शन होता है, एक बेस बनता है, वापस एक प्लेटफॉर्म बन के वापस फिर एक ऊपर की तरफ जाता है मार्केट। तो मेरी एडवाइस उन रिटेल इन्वेस्टर्स को जो मार्केट और कंपनीज को रेगुलरली स्टडी नहीं कर पाते हैं क्योंकि अपने काम में बिजी हैं, मेरा उनसे यही कहना होगा कि देखिए, अगर पोर्टफोलियो में स्पेकुलेटिव स्टॉक्स नहीं है, ऐसे स्टॉक्स हैं जो कंपनीज की अर्निंग विजिबिलिटी क्लियर है और आप उनके बिजनेस के बारे में समझते हैं, या आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको ज्यादा ट्वीक मत करिए, क्योंकि क्या है, फिर आप एक गोल दायरे में भागते रहेंगे। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आप बढ़ाएंगे, नीचे आएगा तो आप कम करेंगे। उससे अच्छा है कि जो अपना एलोकेशन है उसको बना के रखें। ये एक वेल्थ मैनेजमेंट, एक सेविंग मैनेजमेंट की तरह है इक्विटी मार्केट। इसको रोज रोज देख के या हर हफ्ते देख के, हर महीने देख के परेशान होने की जरूरत मुझे नहीं लगता है। आप अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम भी 3 साल से 5 साल का व्यू लेके करें। जो स्पेकुलेटर्स हैं उनके लिए तो मेरे पास कोई सलाह नहीं है, क्योंकि वो क्यों कुछ खरीदते हैं और क्यों बेचते हैं उसको तो वो सेंटिमेंट से ज्यादा ड्राइव होता है रादर देन किसी रैशनल बिहेवियर से। तो लक्ष्मण जी, जो रियल, मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा आपका सवाल का जवाब। एक जो रियल इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने पोर्टफोलियो को बना के रखें। जो स्पेकुलेटर्स हैं वो जाके देखें कि वो कितना रिस्क ले सकते हैं अगर मार्केट में करेक्शन आए, तो उनकी क्या एबिलिटी है एक पेपर लॉस ले सकने की, और उसी के बेसिस पे अपना एलोकेशन डिसाइड करें। बिल्कुल, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं अभिषेक अग्रवाल साहब के पास चल के। अभिषेक जी, हम लोगों ने देखा कि ठीक है, मार्केट अपने रास्ते से गिरता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, लेकिन बाजार में नए निवेशकों के आने का सिलसिला जारी है। एसआईपी के जरिए निवेश करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड वालों का डेटा मैं देख रहा था, तो वहाँ पे देखा कि एसआईपी के रिकॉर्ड अकाउंट खुल रहे हैं। अब ऐसे लोग जो हैं, उसमें एक डेटा और भी निकल के सामने आ रहा है कि लोग इक्विटी स्कीम में पैसा निकाल रहे हैं, गिरावट आ रही है। मल्टी कैप फंड में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग पैसा लगा रखे हैं अपने एसआईपी में, क्या अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रिजिक करें उस हिसाब से कि अब तो हो गया, जिसको जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब थोड़ा सा हेज करके चलना है? उसके 2 पार्ट कर लेते हैं लक्ष्मण जी इस क्वेश्चन को, कि पहली बात हम कर रहे हैं नए इन्वेस्टर्स जो मार्केट से जुड़ रहे हैं। टिपिकली जब इकोनॉमी बढ़ती है एंड लोगों के पास जब वेल्थ बनने लग जाती है, स्पेशली वो वेल्थ जब वो मिडिल क्लास, जो सबसे बड़ी इकोनॉमी वहीं से चलती है किसी भी देश की, हमारी भी वहीं पर है, तो फिर वो एवेन्यूज ढूंढते हैं कि हम हमारी वेल्थ को ग्रो कैसे करें। आज के समय में लुकिंग एट द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ आवर मार्केट्स, बड़े क्लियर दिख रहा था कि भाई यहाँ पे पैसे लगाने से पैसे बन रहे हैं और दिख भी रहे हैं, और काफी लोगों ने बनाए भी हैं। तो जब एक दूसरे को लोग पूछते हैं कि भाई कहाँ पे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो लोग नेचुरली स्टॉक मार्केट को डायरेक्शनली देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें लगा लेना चाहिए। तो इसलिए पैसे एक तो यहाँ आ रहे हैं क्योंकि पैसे बन रहे थे। दूसरा है कि ये जो इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं ये सीजन्ड इन्वेस्टर्स नहीं है, ये नए इन्वेस्टर्स हैं। इसका मतलब हो सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ देम
इन्होंने शायद मार्केट में पहले कोई बहुत बड़ी करेक्शन नहीं देखी है, या इन्हें पता नहीं है कि कंसोलिडेशन जब मार्केट में आता है तो उस समय ये कितना पेनफुल हो जाता है वही होल्डिंग को लंबे समय तक होल्ड करने के लिए। तो ये एक तो हो गए नए इन्वेस्टर्स जिनके पास शायद लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, बट दे आर ट्रस्टिंग द मार्केट कि यहाँ पे पैसे बनेंगे। दूसरे वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली पास्ट में एसआईपी कर करके अपनी एक बुक बना ली है, एंड हो सकता है कि इसमें से कई सारे इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म हैं जिनकी शायद एसआईपी करने की इच्छा 5 साल 10 साल के करीबन है। तो जब आपके पास ऐसा कोई लॉन्ग टर्म व्यू है तो वहां पे कोई बहुत जल्दी से आपको कोई रीस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज आप टिपिकली मार्केट के इसी तरह के हाईज और लोस को बैलेंस करने के लिए इस तरह के पैसे लगाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स को पैसे दे रहे हैं, एंड लार्जली एक एवरेज फंक्शन यूज हो गया एसआईपी के थ्रू। जहां बात डायरेक्ट एक्सपोजर की आती है, जहां पे कोई इन्वेस्टर अगर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट में, तो वहां पे डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि वहां पे उन्हें सतर्क होने की जरूरत है, एंड वहां पे ऐसे कोर्स करेक्शन हमें करते रहने होंगे, क्योंकि वहां पे फॉरएवर आप अपने आप को वॉरेन बुफे समझ के फॉरएवर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके फॉरएवर होल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज मार्केट की डायनामिक नेचर है और सबकी अपनी अपनी खुद की नीड है। सो उस तरह से आज के सिनेरियो में कोई प्रॉफिट बुक करना कोई खराबी की बात नहीं है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्री मजाक तो ये है कि अगर इस करेक्शन से पहले किसी ने भी कभी प्रॉफिट बुक किया होगा तो लोग उसे नेगेटिवली देखते थे, क्योंकि पास्ट में लास्ट 1 साल में ऐसे कई इंसिडेंसेस हो गए जहां मार्केट ने करेक्शन दिए और फिर वो वापस बाउंस कर गए, एंड देयर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हैव फीलिंग फोमो कि भाई हम तो और पैसे बना सकते थे बट हम पहले एग्जिट कर गए। तो दूसरा इन्वेस्टर बोलेगा देखो लॉन्ग टर्म होल्ड करना बेटर है। बट जब मार्केट ऐसे ही सिनेरियो में जब करेक्शन के स्टेज में जाता है तब आपको याद आता है कि कुछ तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो जब एफआई ये स्मार्ट मूव कर रहा है, एंड जैसे कि अभी सुधीर जी ने खुद ही कहा है कि भाई टिपिकली साल का एंड उनका दिसंबर में होता है, एंड सीजन फंड मैनेजर्स के अपने खुद के मैंडेट्स होते हैं, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो अगेन वो कर रहे हैं, इसका मतलब दुनिया में प्रॉफिट बुकिंग करना खराबी नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए। अभी के मार्केट में भी मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है, थोड़े कैश में रहना कोई खराबी की बात नहीं है, मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, थोड़ा पेशेंस दिखाएंगे तो दोनों तरफ रिवॉर्ड करता है। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि मार्केट हमेशा आपको एक मौका देता है। अब उस मौके को कैसे आप इनकैश करते हैं इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन सुनील जी, मैं आपसे पूछूं कि अगर अभी आपके हिसाब से इस मार्केट में सेक्टर के हिसाब से देखें तो कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव दिख रहा है आपको? टाइम फ्रेम बताइए जरा जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? टाइम फ्रेम बताइए ना, उस हिसाब से ही सेक्टर चुन सकते हैं ना। हाँ, अब आपकी आवाज़ अब आएगी, बताइए क्या बोल रहे थे आप? आपकी आवाज़ आ नहीं रही थी मुझे। मुझे इसका टाइम फ्रेम बताने की जरूरत है, क्योंकि हाँ, टाइम, हाँ, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कम से कम 4 साल 5 साल के लिए पैसा लगाना चाहता हो, अभी इस मार्केट कंडीशन में घुसना चाहता हो, तो किस सेक्टर पर ज़्यादा भरोसा करे? मैं कहूंगा कि बीएफएसआई सेक्टर पे। इसके कारण यह है अच्छा। कि बीएफएसआई खाली बैंकिंग नहीं है, बैंकिंग के अंदर ही आपको लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक है, स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक, पीएसयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फिर एनबीएफसीज भी आते हैं, माइक्रो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस आते हैं, फिर वेल्थ मैनेजमेंट के ब्रोकिंग काउंटर्स, वेल्थ मैनेजर्स, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, ये सब है। तो ये बहुत डाइवर्सिफाइड प्ले है। और इकोनॉमी में एक बात सही है कि इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 12 से 15% में बढ़ रही है, तो पर कैपिटा जीडीपी भी आगे बढ़ेगी। तो डिस्पोजेबल सरप्लस लोगों के हाथ में बढ़ता जा रहा है। तो वेल्थ मैनेजमेंट और ये जैसे देख रहे हैं एसआईपी बुक, तो उस साइड से भी बीएफएसआई को बेनिफिट मिलेगा। एट द सेम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉर्पोरेट एक्सपेंशन की डेवलपमेंट में बैंक्स का भी लेंडिंग का हाथ बहुत होगा। अब रिसेंटली बैंकिंग सेक्टर उतनी नहीं चली है, बिकॉज कुछ सारे डाउट्स आ गए, निम्स के ऊपर प्रेशर की बात है, म्यूचुअल फंड के ऊपर पैसा बैंक से हटकर जा रहा है, आरबीआई ने भी रिटेल पे कुछ रेस्ट्रिक्शन डाला, इसलिए बैंकिंग सेक्टर पे उतना अपने रुझान नहीं था, उतना एक आउटलुक नहीं था। मगर एक मीडियम टर्म आउटलुक में मैं मानता हूं कि इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ बीएफएसआई का ग्रोथ बहुत बढ़िया होगा। तो मेरे ख्याल में बेस्ट सेक्टर होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, पूरा वाइड सेक्टर है ये, उसी में मैं अपना। बिल्कुल सुदीप जी, आपसे मैं पूछूंगा, चूंकि सेक्टर की बात इसलिए कर रहा हूं चूंकि लोग जो पैसा लगाना चाहते हैं सीधा सवाल का जवाब चाहते हैं कि पैसा हमें लगाना है, बताओ कहां लगाना, वहां लगा देते हैं। तो कंपनी का नाम नहीं, सेक्टर के हिसाब से आपसे पूछूं कि 2 सेक्टर जिस पे मैं आपसे कमेंट चाहूंगा। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि नई सरकार जब से आई इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, कैपेक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रही है, इसको कैसे आप देख रहे हैं?
और दूसरा यह है कि पिछले कुछ सालों में पीएसयू सेक्टर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था, लेकिन अब ऊपर से काफ़ी हद तक नीचे गिर चुके हैं। 30 से 40% का करेक्शन आ चुका है। तो पीएसयू से अब दूर रहना चाहिए कि नहीं, इस गिरावट के बाद अब घुसने का समय आ गया है? देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसमें कोई निवेशक को 4-5 साल के लिए निवेश करना है, जो सवाल आप कर रहे थे, तो वहां पे तो मैं सबसे जो दिग्गज कंपनी है वहीं पे खरीदारी की सलाह दूंगा। लार्सन टुब्रो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, ऑर्डर बुक बहुत तगड़ा है और भी ऑर्डर मिल रहा है, मिलेगा भी। ऑर्डर इंटरनेशनल ऑर्डर 1/3 है और मार्जिन प्रोफाइल चेंज हो रहा है। जो सब्सिडियरीज है वो भी बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो बेझिझक हाइड्रोकार्बन, जो कि पहले मतलब इतना बड़ा बिजनेस नहीं था, अब बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है और वहां पे बहुत जबरदस्त ऑर्डर फ्लो है। तो सब मिला के यहाँ पे बेझिझक लंबी अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है। दूसरा, जो आपने पीएसयू का बात कहा, ओवरऑल पीएसयू बोल के मैं नहीं देखता हूं, मैं सेक्टर वाइज देखना चाहता हूं। और यहाँ पे एक सेक्टर हमारा बहुत फेवरेट है, वो है पावर। पावर सेक्टर में एक स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट, स्ट्रक्चरल चेंज आया है और इसके चलते सारे पावर रिलेटेड स्टॉक्स में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी मैं लंबी अवधि के लिए जो दिग्गज कंपनी है एनटीपीसी, वहां पे खरीदारी की सलाह दूंगा। सरकारी कंपनी है, पीएसयू है, पर यहाँ पे भी जो सब्सिडियरी एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आ रहा है आने वाले दिनों में, कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा पावर प्रोड्यूसर है और इनका बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस बहुत अच्छे हैं और जो ट्रेडिशनल एनर्जी कंपनी होने के साथ साथ इन्होंने एक बहुत अच्छा ग्रीन एनर्जी बिजनेस भी खड़ा कर लिया है, जो कि सब्सिडियरी है और जिसका आईपीओ आने वाला है। ओवरऑल हम मानते हैं कि यहाँ पे भी निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। चूंकि रिन्यूएबल की बात बार बार चल रही होती है, तो पावर सेक्टर की जब आप बात कर रहे हैं सुदीप जी, रिन्यूएबल सेक्टर को लेके क्या ऐसे ही राय है कि नहीं, वहां थोड़ा सा आप कंजर्वेटिव रहेंगे? आपने रूरल सेक्टर की जिक्र किया, रिन्यूएबल सेक्टर की। रिन्यूएबल में भी हमारा व्यू पॉजिटिव है, पर रिन्यूएबल्स में ऐसा है कि वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है। अब जो रिन्यूएबल सेक्टर्स की जो कंपनी है वहां पे वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है, इसीलिए मैं स्पेसिफिक रिन्यूएबल कंपनी में अभी खरीदारी की सलाह नहीं दे रहा हूँ लंबी अवधि के लिए। और इसमें बहुत सारे पहलू ग्लोबली रिन्यूएबल जो सेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं उसके प्राइसेस गिर रहे हैं। इंडिया में वहां पे अभी भी ट्रैक्शन है, पर कितना देर रहेगा, कौन सा रिन्यूएबल सेगमेंट सक्सेसफुल होगा, ये बताना मुश्किल है। तो स्पेसिफिक रिन्यूएबल कंपनीज में मैं अभी ध्यान देने के लिए नहीं कहूंगा। बिल्कुल, अभी कोई ध्यान देने की बात है। अभय जी, आपका आजकल कहाँ फोकस चल रहा है, किस सेगमेंट पे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं और अपने क्लाइंट का पैसा लगवा रहे हैं? देखिए, 2-3 सेक्टर्स हैं जिसपे हम पिछले, मैं कहूँगा 6 महीने से बुलिश हैं और धीरे धीरे रिसर्च भी काफी करी है और देख रहे हैं उसमें ऑलरेडी पॉजिटिव रिटर्न्स भी। एक है सबसे बड़ा, उसमें जो एक रिबाउंड हमने देखा है वो है इंश्योरेंस सेक्टर में। इंश्योरेंस में क्या हुआ, पिछले 4-5 साल से एकदम साइडवेज गए हैं लीडिंग स्टॉक्स भी, और वो इसलिए कि स्ट्रक्चरल प्रेशर्स थे इन स्टॉक्स पे, वैल्यूएशंस भी काफी एलिवेटेड थी। पर अब फाइनली जो ग्रोथ मिसिंग थी वो वापस आ रही है। वो इसलिए आ रही है कि एक सरकार का फोकस है कि प्रोटेक्शन जो है वो आम जनता को प्रोवाइड करा जाए, लाइफ का, हेल्थ का, नॉन हेल्थ का, प्रॉपर्टी का। तो इस हिसाब से जो भी लीडिंग कंपनीज हैं इस स्पेस में, मुझे लगता है अगले 5 साल तक काफी अच्छा बिजनेस करेंगी और उसका पूरा फायदा इन्वेस्टर्स को मिलेगा और वैल्यूएशन भी बहुत रीजनेबल है इस समय। तो एक पेशेंट इन्वेस्टर्स के लिए इंश्योरेंस, लाइफ, नॉन लाइफ, हेल्थ, तीनों सेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। दूसरा एक हमारा फोकस रहा है फार्मास्यूटिकल स्पेस पे, और अगेन एक ऐसा स्पेस है जो कि साइडवेज करेक्शन से गया है, पर इसमें 2 तबके हैं लक्ष्मण जी। एक तो जो एक्सपोर्ट करती है हमारी कंपनीज, बड़ी कंपनीज हैं जैसे दिवीज है, डॉक्टर रेड्डीज है। ये कोई मेरी बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर मैं सेक्टर बताने के लिए नाम ले रहा हूँ। ऐसी कंपनीज के लिए एक काफी पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, स्पेशली यूएस में, क्योंकि यूएस में जेनरिक्स की शॉर्टेज है। तो इन कंपनीज के पास एक प्राइसिंग पावर वापस आ रहा है। दूसरी, इनकी प्रोडक्ट पाइपलाइन भी बहुत अच्छी है। तो फार्मास्यूटिकल एक ऐसा स्पेस है, और इसमें सेकंड पार्ट है जो डोमेस्टिक मार्केट है, वहां पे भी पिकअप है। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है काफी, जो उसमें 3 लिस्टेड भी है। वो एक मुझे लगता है काफी बड़ा इमर्जिंग स्पेस बनेगा अगले 3 से 5 साल में। और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंश्योरेंस के अलावा जो तीसरा सेक्टर है जहां पे हम बुलिश हैं, वो है नॉन फेरस मेटल का। एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन, निकल, जिंक, स्टील, ये जो सारी कंपनीज हैं। और इसका थीसिस ये है कि अगेन
कोविड के बाद से सिंस चाइना में कंजम्पशन काफी कम थी, तो डिमांड कम होने की वजह से इन कमोडिटीज के प्राइसेस काफी फ्लैटलाइन हुए हैं और उसका अब थोड़ा चाइना जैसे रिफ्लेट करेगा, डिमांड वापस आएगी और चाइना 50% कमोडिटीज कंज्यूम करता है दुनिया की। तो जब ये कंजम्पशन दिख रही है, ऑलरेडी वापस आ रही है इस एनवायरनमेंट की कि इन्वेंट्री भी लीन है और सप्लाई भी कम है, तो एक नॉन फेरस मेटल एक ऐसा स्पेस है जहां पे अच्छी एक ग्रोथ आ सकती है, प्राइस की भी और वॉल्यूम की भी। तो लक्ष्मण जी, ये 3 स्पेस हैं, इंश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल और नॉन फेरस मेटल, जहां पे हमारा अभी ओवरवेट है पोर्टफोलियो में। बिल्कुल। अभिषेक जी, आपसे मैं एक सवाल थोड़ा सा अलग हट के पूछ रहा हूँ, जिस सवाल से मैं भी आमतौर पर रूबरू हो रहा होता हूँ। क्योंकि CNBC आवाज़ से हूँ तो लोग कई बार जाता हूँ तो पूछते हैं कि ये बताइए कि ऐसा कोई कंपनी या फिर ऐसा कोई सेक्टर जहाँ पैसा लगाऊं और एक आध साल में दोगुना हो जाए। फलाने ने लगाया था जी कोविड के बाद, तो उसका पोर्टफोलियो तो 8 महीने में दोगुना होगा। तो कोई एग्जाम्पल देता है HCL का कि हमने पैसा लगाया, देखिए अभी दोगुना हो गया। तो ये जल्दी से पैसा बनाने का जो अनुभव रहा है पिछले कुछ सालों में, उस अनुभव के आधार पर अभी उस अपेक्षा के साथ पैसा लगाना सही रहेगा क्या, या फिर अभी गुंजाइश है वैसा? अभिषेक जी। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगता है कि देखिए, ये जो इन दिनों में हमने जो देखा है ना, वो अनप्रेसिडेंट है। ऐसी कोई पास्ट में आप किसी भी मार्केट में आपने देखा नहीं होगा किस तरह से हुआ है। जहां अगर हम ऐसे में स्टॉक एक्सचेंज को अगर हम देखें या हम इवन लिस्टेड में जो IPO का मार्केट देखें, तो ये हर तरह से इंडिकेट करता है कि देयर वाज अ फ्रेंजी, देयर वाज अ बबल। एंड सबको पता है, मतलब ऐसी कोई नई बात मैं नहीं कर रहा, बट होता ये है कि हमारे बताने से चीजें नहीं हो जाती। मार्केट अल्टीमेटली गॉड है एंड डिमांड सप्लाई का गेम है। अभी सडनली आप देख रहे हो सप्लाई साइड के अंदर में जो है वो पूरी बदलाव हो गई है और अभी जो डिमांड थोड़ी सी ऑल्टर हो रही है, इसलिए हम इस तरह के रिएक्शन देख रहे हैं और अब सैनिटी की तरफ मार्केट आएगा। सो इस अपेक्षा में कि जैसे रिटर्न हमने पास्ट में देखे क्या वैसे फ्यूचर में बनेंगे, आंसर इज नो। टिपिकली मार्केट से आप जब एक्सपेक्ट करते हो, मुझे याद है हम लोगों का एक बेंचमार्क होता था कि आपने साल में पोर्टफोलियो लेवल पे अगर 18% से 24% बना लिया तो बहुत ही कमाल कर दिया। बल्कि 24% साल का निकालना तो मतलब पोर्टफोलियो लेवल पे वो सपोज टू बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। आज की डेट में तो मेरे को लग रहा है लोग शायद 6-6 महीने या 1-1 महीने की बातें करते हैं। सो ये सब होता नहीं है। आई थिंक सो वी नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग दैट एट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स अगर हम देखेंगे तो वो वैसे ही एवरेज आउट हो जाता है। 10 साल की अगर आप रिटर्न निफ्टी की देखेंगे तो 10% के आसपास, 30% के आसपास आपको दिखेगी मोटा मोटा। एंड अगेन ये फेस टू फेस डिपेंड करते हैं। कोविड के बाद देखेंगे तो नंबर अलग दिखेगा। सो डिपेंड कर रहा है हम कंपेयर भी क्या चीज से कर रहे हैं। मोटा मोटा यही कह सकते हैं कि थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन की ऑल्ट्रेशन करना बेहतर रहेगा। इससे आप रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम लेंगे और क्वालिटी में रहेंगे। अदरवाइज पैसे आप बनाने के चक्कर में कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो बाद में निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही कि पिछले कुछ सालों में जो रिटर्न आया उसी को बेंचमार्क मान के आप पैसा ना लगाएं और वैसी अपेक्षा ना रखें। लॉन्ग टर्म में रहेंगे तो जाहिर तौर पे एक औसतन ठीक ठाक रिटर्न आपको मिल जाएगा। हालांकि इन दिनों मार्केट में 2 सेगमेंट काफ़ी बज़ में है, एक IT है और दूसरा IPO है, खासतौर से Hyundai को लेकर के। इस दोनों पर चर्चा करेंगे आप सभी मेहमानों के साथ, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मार्केट के इस गिरावट के बीच में निवेशक क्या करे, गिरावट का इंतजार करे या फिर कहीं पैसा डाले, इसकी गुंजाइश है क्या। और इस गिरावट में एक और जो चीज़ सबसे ताज़ा जुड़ गई है वो है IT कंपनियां। दरअसल जब इनके Q1 के रिजल्ट आ रहे थे तो था कि चलो अगला जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा वो एक अच्छा गाइडेंस देगा और वहाँ से एक पता चलेगा कि हम लोग वाकई रिकवरी के मूड में हैं। लेकिन मुझे लगता है कि IT कंपनियों का सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा अपडेट हो नहीं पा रहा है। सुनील जी, क्या माजरा है? दरअसल स्थिति तो उल्टा हो रहा है। जो बड़ी कंपनियां थी चली भी कम, गिर रही हैं ज़्यादा। मिड कैप कंपनियां थी चली भी खूब ज़्यादा, गिर भी कम रही हैं। IT कंपनियों को क्या किया जाए? नहीं, मैं कहूंगा कि देखिए IT एक सेफ्टी सेक्टर है, तो किसी के पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन तौर पर एक सेफ्टी का कंपोनेंट होना चाहिए, वो IT। क्या है कि कोविड के बाद सडनली वो तेजी आ गई थी तो ग्रोथ सेक्टर बन गई थी, मगर ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं है। IT ऑलवेज एक बोरिंग सेक्टर है, सिंगल डिजिट अर्निंग्स आएगी और उनकी एम्प्लॉय अट्रिशन ये वो लेकर साथ चलेगी। नंबर 1, ये क्यों सेफ्टी सेक्टर है, इसके ऊपर ये बात है कि ये इंडिया ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये पूरे यूरोप, US
सभी कंपनियों को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है, तो एक उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है, तो एक वो इंडिविजुअल कंट्री रिस्क से थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन की। सेकंड, इंडेक्स में वो एक की कंपोनेंट होता है आईटी, तो इसके कारण पैसिव फंड जो आते हैं वो ऑलवेज आईटी में खरीदारी करते हैं, तो ज्यादा गिरावट नहीं आती। तो आईटी के ऊपर आप जब आपको हेल्दी सिंगल डिजिट देखे, और जब अब मैंने जो बात देखी है रिसेंट रिजल्ट्स में, उसमें एट्रिशन लेवल कम हो गई है, अभी 12% लेवल तक एट्रिशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि एट्रिशन अगर 18% 20% जाता है ना, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आती है। तो मेरे ख्याल में ये आईटी के नंबर जो आए हैं, जो अच्छे आए हैं, मगर क्या है कि मार्केट ने ये एंटिसिपेट करके और तेजी आ गई आईटी के स्टॉक में। तो आने वाले दिन में मैं समझ रहा हूँ कि उनकी ईपीएस अच्छी बढ़ेगी, मगर शायद स्टॉक प्राइस में एक बहुत बड़ा छलांग नहीं देगा। तो इसलिए आप एक सेफ्टी सेक्टर के तौर पर उसमें निवेश रहिए, उसको ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं है, कम भी करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा कि डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखना है तो कुछ रखिए, बहुत डबल डिजिट रिटर्न की बात यहाँ पे करना थोड़ा सा आपकी अपेक्षा पे पानी फेर सकता है। सुदीप जी, आईटी सेक्टर के बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि जब रुपया कमज़ोर होता है, डॉलर मजबूत होता है, तो उनके मुनाफे बेहतर होते हैं, लेकिन हमने देखा तो इस पर ट्रेंड रिवर्स हो गया। रुपया कमज़ोर भी हो रहा है, तब भी आईटी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा उसका असर दिख नहीं रहा है। क्या ग्लोबल मार्केट अभी भी जो इनके कह सकते हैं बायर हैं, एक्सपोर्ट जहाँ पे लोग करते हैं अपने सर्विस को, वहाँ अभी भी वो डिमांड नहीं आ रही है और यही वजह है आईटी कंपनियाँ बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रही? लक्ष्मण जी, आईटी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगे जरूर, ये मेरा विश्वास है। पहली बात है, जब भी यूएस में ब्याज दरें कम होती है तो आईटी सेक्टर में एक मोमेंटम वापस आता है। हमेशा से हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो यूएस में ब्याज दरें कम होना चालू हो गया और भी कम होगा। तो इस माहौल में बीएफएसआई सेगमेंट पर्टिकुलरली यूएस में बहुत अच्छा कामकाज करेगा। दुनिया भर में यही होता है, ब्याज दरें जब कम होता है बीएफएसआई का बिजनेस बढ़ता है, तो यूएस में भी ये हो रहा है, होना चालू हो गया। तो इंडिया की जो आईटी कंपनीज बीएफएसआई के तरफ फोकस्ड है, जैसे एम्फेसिस का मैं जिक्र करूंगा, इन्फोसिस का मैं वो बात करूंगा, बहुत सारे ऐसे आईटी कंपनीज हैं जिनका इनकम में बीएफएसआई सेगमेंट का इनकम बहुत बड़ा हिस्सा है, तो उनका परफॉर्मेंस इमीडिएटली अच्छा होना चालू करेगा। और आने वाले दिन पे मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि यूएस में जो सॉफ्ट लैंडिंग हो रहा है इकोनॉमी का, जो बहुत सारे ऐसी शंका थी कि रिसेशन होगा, इकोनॉमी ग्रोथ बंद हो जाएगा, वो नहीं हुआ और यूएस इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग ग्रो कर रहा है और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट इंडियन आईटी कंपनीज को मिल रहा है और भी आने वाले दिनों में मिलेगा। कोई शंका की बात नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि आपको वैल्यूएशन का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा शेयर खरीदना है उस पर थोड़ा सोच विचार करके खरीदना पड़ेगा। पर ओवरऑल आईटी सेक्टर का फ्यूचर, आईटी सेक्टर का पोटेंशियल, आईटी सेक्टर का प्रॉस्पेक्ट आज के दिन में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चूंकि आपने बात यहाँ तक पहुँचा ही दी कि थोड़ा सा वैल्यूएशन देख के आपको सोच समझ के खरीदना होगा, तो अगर दर्शक जो सीधे तौर पे ये जानना चाहें कि अभी जो आईटी कंपनियों को रिजल्ट आए हैं उसके बाद हमें किस आईटी कंपनी में एंटर करना चाहिए, स्मॉल कैप में, मिड कैप में या फिर लार्ज कैप में, या फिर कंपनी के नाम अगर बता सके तो दर्शक के लिए बड़ा ही यूजफुल होगा ये। देखिए, लार्ज कैप में जो नतीजे आए हैं उसके बाद मैं ये कहूंगा कि विप्रो एक ऐसा कंपनी है जिसने अच्छा नतीजा दिया है। उन्होंने फोरकास्ट बहुत कंजर्वेटिव दिया है, ये मुझे लगता है इसके कारण थोड़ा बहुत गिरावट आया था, फिर रिकवरी भी हुआ है। तो अगर आपको बेट करना है तो विप्रो पे बेट कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा था, बीएफएसआई में तगड़ा ग्रोथ आएगा, कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर्स में तगड़ा ग्रोथ आएगा और इन्फोसिस इन सेक्टर्स में से जुड़ा हुआ है, तो इन्फोसिस में भी अच्छा ग्रोथ की संभावना है। तो जो लार्ज कैप आईटी है, दिग्गज आईटी है, उसमें इन्फोसिस और विप्रो पे ध्यान दें। इसका मतलब ये नहीं है कि टीसीएस या एचसीएल टेक में कोई खराबी है, पर रिलेटिवली बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और छोटे मझोले जो कंपनीज हैं उसमें मैं ये मानता हूं कि जो सेक्टर इकोनॉमी के बहुत अच्छा चल रहा है और उस सेक्टर से जो जुड़ा हुआ आईटी कंपनीज है उस पर ध्यान दे। जैसे ट्रैवल टूरिज्म दुनिया भर में बहुत अच्छा चल रहा है और ट्रैवल टूरिज्म से जुड़ा हुआ जो आईटी कंपनीज है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा रेडगेन टेक्नोलॉजीज, ये ट्रैवल टूरिज्म रिलेटेड आईटी बनाता है, तो यहाँ पे ध्यान दें। और परसिस्टेंट सिस्टम्स, टाटा टेक्नोलॉजीज, जो कि जो ऑटोमोबाइल में जो डिजिटाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पे काम करते हैं। इन कंपनीज पे ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पे भी जबरदस्त काम।
तो बिल्कुल ये सारी कंपनियां जहां पे आप ध्यान दे सकते हैं। अभय अग्रवाल साहब और अभिषेक जी, आप दोनों से संक्षिप्त में पूछूंगा कि जो सुदीप जी ने अपना नज़रिया रखा आईटी सेक्टर को लेकर के, क्या आप लोग भी इसी नज़रिए से सहमत हैं या फिर आपका कुछ अलग नज़रिया है? ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आईटी सेक्टर में एक बात है कि बहुत तेज़ी से वहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं, वहाँ पे जो स्किल है वो अलग तरीके से बदल रही हैं। तो कई बार ऐसे सवाल उठे थे जो बड़ी कंपनियां स्किल को समय के हिसाब से अपडेट करने में नाकाम रही, छोटी मझोली कंपनियां ज़्यादा तेज़ी से स्किल को अडॉप्ट कर लिया। तो इस तरह का सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सुदीप जी के बातों से कितने सहमत हैं अभय अग्रवाल साहब? देखिए, हमारे पोर्टफोलियो में आईटी का पिछले साल भर से अंडरवेट है, और वो इसलिए है कि जो बड़ी कंपनीज हैं, जो सर्विस कंपनीज, आईटी सर्विस कंपनीज जिनको हम कहते हैं, जो सुदीप जी ने भी जिनके नाम लिए, उनका एक बिजनेस मॉडल अभी प्रेशर में है। वो उनका पूरा बिजनेस बना हुआ है टाइम एंड मटेरियल बिलिंग पे, जिसमें जितने लोग वो ज़्यादा हायर करते हैं उनको घंटे के हिसाब से प्रोजेक्ट की प्राइसिंग करके बिलिंग करते थे, और उस हिसाब से उनका मार्जिन बनता था। अब जो कस्टमर्स हैं यूएस में, अब वो यूज्ड टू हो रहे हैं फिक्स प्राइसिंग की बेसिस पे। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कॉस्ट क्या है और आपने कितने लोग लगाए हैं। उनका कहना है कि आप जो मेरा काम कर रहे हैं उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना आएगा मेरे को ये बताइए, और उस बेसिस पे बिडिंग होती है। तो ये जो चेंज है पूरे कस्टमर के बिहेवियर का अब हमारी कंपनीज के लिए, ये उनको चेंज करना अपना बिजनेस मॉडल, इसमें समय लगेगा। मुझे लगता है साल भर और लगेगा, और इसीलिए ये 2-3-4% के लिए रेवेन्यू ग्रोथ के लिए गाइड कर रही है। और हमारे जो इन्वेस्टर हैं लक्ष्मण जी, हम नहीं चाहते कि हम उनका इक्विटी इन्वेस्टमेंट करें जहां पे कंपनी खुद कह रही है कि 3% का 4% का ग्रोथ आएगा, और उस कंपनीज को हम 25 से 30 टाइम का पी मल्टीपल दें। क्योंकि अगर वो पी मल्टीपल भी उतना रहता है, वो तो बढ़ेगा नहीं इस एनवायरनमेंट में। और कंपनी की ग्रोथ 3-4% की है जो मैनेजमेंट खुद कह रहा है, तो फिर उसमें 3-4% के रिटर्न के लिए हम क्यों इन कंपनीज में इन्वेस्ट करें, ये बात मेरे को समझ में नहीं आती है। दूसरी तरफ है छोटी और मिड साइज आईटी कंपनीज। मुझे लगता है पोटेंशियल वहां पे ज्यादा है, क्योंकि वो छोटी कंपनीज हैं तो वो प्रोडक्ट बेस्ड प्राइसिंग ऑलरेडी कर रही हैं, तो उनका जो ग्रोथ है वो मुझे लगता है बड़ी कंपनी से ज्यादा फास्ट होगा, और वहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है इन्वेस्टर्स के लिए बनिस्बत जो बड़ी कंपनीज है आईटी सर्विसेज स्पेस में। अभिषेक अग्रवाल साहब, आपकी भी राय यही, आप भी अपने क्लाइंट को यही सुझाव दे रहे हैं या फिर आप कुछ अलग नजरिया रखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से आईटी जो है, जैसे अपने सोचते हैं आईटी, वो वापस वो विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल ये नाम ही आ जाते सामने। बट मेरे संदर्भ में अभी आईटी को मैं सिर्फ इतने लिमिटेड कंपनियों में नहीं बांधूंगा। देखिए, एक फेज था, अगर आप 90 से लेके .com के पूरे बबल से लेके फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 तक ले लें, तो इंडिया की लार्जली आईटी मार्केट जो थी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी, और यही मेजर प्लेयर थे जिनकी ग्रोथ कंटिन्यूस हो रही थी। अब हो ये गया है कि एआई के आने के बाद और सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री की राइज होने के बाद जो ऑप्शंस है वो काफी एक्सपांड हो गए। तो अब मेरे हिसाब से डोमेस्टिक आईटी कंपनी एक अलग से मैं कंसिडर करूंगा, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फॉरेन एपिसोड्स पे जो डिपेंडेंट है, जैसे कि ये सारी कंपनियों की बात कर रहे थे वो। अब बड़ी कंपनियों में जहां पे ये इन्फोसिस, विप्रो की बात कर रहे हैं, टीसीएस की बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी एक मैच्योर्ड स्पेस पे आ चुकी है, और यहाँ पे इनकी एक बिजनेस एन्युटी बिजनेस जैसी हो रखी है, जहां पे मोटा मोटा एक डिस्कवरी पता है कि एक रीजनेबल 2-3-4% से ग्रो करेंगे डॉलर टर्म्स में, एंड दैट्स अ गुड नंबर। बट अब यहाँ पे आप यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रिटर्न नहीं बना पाएंगे। तो अगर आईटी प्ले करना है तो फिर आईटी स्पेस में और दूसरे तरीके से प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से डिफेंस है, पर डिफेंस में भी हो सकता है कि हमारे पास ऐसी कुछ कंपनियां होंगी जो डिफेंस आईटी के साइड में ज्यादा फोकस होती होंगी। सिमिलरली इंडिया है, अब इंडिया के अंदर में भी बहुत तरह की नई एज की कंपनियां लिस्ट हुई है जो अगेन आईटी बैकिंग पे ही है। सो आई फील इट इज नाउ अ स्पेस जहां आईटी रिक्वायरमेंट आज की भी है, फ्यूचर की भी रहेगी। बट क्या हमें ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज में बैठ लेना चाहिए? तो आंसर वुड बी नो। आई वुड बी रादर लुकिंग एट दोज आईटी कंपनीज जहां पे मेरे पास ग्रोथ की विजिबिलिटी बड़ी है, एंड डोमेस्टिक मार्केट पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि वहां पे अभी बहुत कुछ इंडिया में होना बाकी है जो विदेशों में ऑलरेडी हो चुका है। सो वो कैचअप गेम है। अगर कुछ तो कुल मिला के आईटी को लेके जी, हाँ, कुल मिला के आईटी को लेकर मुझे लगता है कि आईटी का इस्तेमाल आप हर कोई कर रहे होते हैं,
तो ये भी देखिए कि कौन सी कंपनी ज़्यादा हमारे नज़दीक पहुंच चुकी है, और दूसरा कि थोड़ा सा परंपरागत नज़रिया बदलना होगा जो आपने बताया। एक मुद्दा और है, उस शो चूँकि आखिरी पड़ाव में हम लोग पहुँच चुके हैं, वो है आईपीओ का। सुनील जी, आईपीओ को लेकर के जो माहौल बना था, अब क्या लगता है कि वो माहौल ख़त्म हो गया है क्या? क्योंकि यहाँ से ऐसी कंपनियां इतनी ज़्यादा सब्सक्राइब हो जा रही थी जिसके बारे में लोग सवाल उठा रहे थे। जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है वो जब आईपीओ लेकर के आई तो बड़ा ही ठंडा रिस्पांस मिला। ये गिरते मार्केट का नतीजा है या फिर आईपीओ को लेके मोहभंग हो गया है? नहीं, आप जनरलाइज नहीं कर सकते। आईपीओ के लिए माहौल अभी भी बढ़िया है, ठीक है। अब hyundai आईपीओ के बारे में बात करें तो चर्चा जरूर कुछ दिन तक चलेगी कि क्यों हुआ, बट मेरे ख्याल में 2-3 सवाल सामने उठते हैं। एक है प्राइसिंग ऑफ द आईपीओ। आप कह रहे हैं कि दाम जिस पे चीज बिक रही है ना, वो भी ख्याल रखना चाहिए ना। उन्होंने फुल्ली प्राइस किया था, जो फ्यूचर प्रॉफिट्स है उसको फुल्ली प्राइस किया था, इसलिए बहुत से ब्रोकर्स ने उसको रेकमेंड नहीं किया था, क्योंकि पूरा प्रॉफिट वो अपने लिए उठा रही थी, बाकी इन्वेस्टर के कुछ छोड़ नहीं रही थी। तो एक प्राइसिंग प्रॉपर्टी उन्होंने उस हिसाब से नहीं किया। सेकंड बात ये सोचिए, इसका मेरे को पता नहीं कि कितना है, मगर देश में एक पैट्रियोटिज्म बहुत आगे बढ़ रही है। मैं कहूंगा कि क्योंकि देखिए, जब मालदीव्स में एक एंटी इंडिया की गवर्नमेंट आ गई और कुछ बात हुए तो इमीडिएटली इंडियन टूरिस्ट मालदीव्स जाना बंद करके लक्षद्वीप की ओर ध्यान देना गए, और उनके प्राइम मिनिस्टर अभी दौड़ के आ गए कि वापस आ जाओ। वैसी बात थी कि hyundai के बारे में एक खबर फैल रही थी सोशल मीडिया में कि hyundai पाकिस्तान ने कुछ प्रो पाकिस्तान वाली ट्वीट डाली थी, तो उससे थोड़ा एक नेगेटिव प्रोफाइल बन गया था रिटेल के अंदर। इसलिए इंस्टीट्यूशनल कंपोनेंट में सबसे टाइप से कुछ चीजें चल रही थी। हाँ, रिटेल में ही आपको 50% ही आपको सब्सक्राइब हुआ। शायद इसका मैं इसे गारंटी नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं यही सोच रहा हूँ कि कंपनी अच्छी है फिर भी रिटेल लोग इतना ध्यान नहीं देते, तो शायद इसका इफेक्ट हुआ होगा। मेरे ख्याल में इसके कारण में जो आने वाली आईपीओ से जैसे स्विगी वाली, उसमें कोई असर नहीं दिखेगा, प्रोवाइडेड वो प्राइसिंग को ठीक, यानी इन्वेस्टर को थोड़ा पैसा टेबल पर छोड़ते हैं तो वो भी सक्सेस होगी। पैसा बहुत है मार्केट में, कोई आईपीओ के बारे में दिक्कत नहीं दिख रही मुझे। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही कि इस आईपीओ को जनरलाइज करके नहीं देखिए, वैल्यूएशन किस तरह का है इसके ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। अब आईपीओ आएंगे बाजार में, जरूरी नहीं कि उनकी भी हालत hyundai जैसा हो। तो यहाँ पे अभय अग्रवाल साहब, एक चीज़ जो हमने नोटिस किया है आईपीओ को लेकर के कि जब जब भारत में बड़े बड़े आईपीओ आए हैं तो उसके CAGR बहुत ही कम रहे हैं। शायद ये ऐतिहासिक तथ्य है जिसको लेकर के निवेशक अब ज्यादा सतर्क हो गए। चूंकि मैंने जो डेटा जुटाया, LIC का आईपीओ करीब 21,000 करोड़ रुपए का था, CAGR आप देखिए 7.9% के आसपास है। पेटीएम तो अलग मामला ही है, कोल इंडिया की भी वही हालत। आप इसके नीचे आइए तो जोमेटो एक थोड़ा बहुत है, 30% के आसपास आपको देख के चल जा रहा है। तो क्या ये फैक्ट है जिसको अब निवेशक अपने अंदर रख चुके हैं? जी लक्ष्मण जी, आपने फिर भी थोड़ा रिसेंट डेटा दिखाया है। जो हमने तो पहले भी देखे, रिलायंस पावर जैसे आईपीओ जो आए थे जहां पे एक मार्केट का भी टॉप बन गया था। तो और ये hyundai का आईपीओ भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, क्योंकि इसमें आप देखिए आईपीओ का सब्सक्रिप्शन इतना बड़ा हुआ नहीं, और जो रिटेल कैटेगरी है उन्होंने आधा टाइम ही सब्सक्राइब किया, HNI ने भी नहीं किया पूरा अपना पोर्शन, और एक QIB जो है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उन्होंने ओवर सब्सक्राइब किया, जिसकी वजह से आईपीओ सेल थ्रू हुआ। तो इस एनवायरनमेंट में इस स्पेसिफिक आईपीओ में इशू ये है कि वैल्यूएशन की मुझे नहीं लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए या पोस्ट लिस्टिंग, सिंस OFS था जो बेचने वाला था, उसने कहा कि जो मैं सबसे अच्छा प्राइस मिले उस पर बेच दूंगा, तो इसमें इन्वेस्टर्स के लिए कोई लिस्टिंग गेन है। पर यह कहना कि लिस्टिंग गेन नहीं होगा तो इसलिए कंपनी के शेयर पे गेन नहीं मिलेगा इन्वेस्टर्स को, वो भी मुझे लगता सही नहीं है, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा वो कि अगले साल, 2 साल में कैसे प्रोडक्ट लॉन्चेस करते हैं और कैसा अपना सर्विस और सेल्स का नेटवर्क बनाते हैं। तो hyundai के आईपीओ पे मेरा ये कहना है कि लिस्टिंग गेन पे कोई उम्मीद नहीं है, किसी को उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि कोई बहुत बड़ा गेन होगा। पर ये भी कहना कि अब इसमें बहुत ही सिंगल डिजिट IRR मिलेगा या इसमें कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, वो भी हम अभी नहीं कह सकते हैं। क्या कैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, कैसा उसका मार्केट शेयर इंप्रूव होता है, वो रिटर्न्स उस पर डिपेंड करेंगे लक्ष्मण जी। चलिए, एक अभिषेक जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि अगर किसी को अब जाना हो hyundai में, तो लिस्टिंग के बाद अगर जाना चाहे तो जाने का सुझाव देंगे आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से?
एक बार के लिए तो अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज मुझे लग रहा है कि जिस तरह के मार्केट की अभी प्रेजेंट कंडीशन है, शायद लिस्टिंग गेन ना होके थोड़ा लिस्टिंग में करेक्शन ही देखने को ना मिल जाए। बिल्कुल, तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आप लोगों की राय मुझे लगता है लगभग एक है कि जिस तरीके से मार्केट के हालात हैं, थोड़ा सा संभल करके यहाँ पे निवेश लगाएं और ये लंबे समय तक गिरावट नहीं रहेगी। कई लोगों ने कहा दिसंबर से रिवर्सल शुरू हो जाएगा, लेकिन पैसा लगाने के लिए सही समय पे एंट्री करने की बहुत ज़रूरत है। और एक और ख़ास बात आपको बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं कि इस शो में सुझाए गए जितने भी राय थे या शेयर विश्लेषकों की राय थी, वो उनकी अपनी निजी राय है। इसमें उनका या उनके फंड क्लाइंट का निवेश हो सकता है। आप अगर कोई निवेश करना चाहते हैं तो एक अन्य वित्तीय सलाहकार से राय ज़रूर ले लें। हमारे शो में फ़िलहाल इतना ही और आप देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।